अब हम आ पहुंचे हैं चरण मंदिर, जो कि नाहरगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को चरण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद है। तो आइए जानते हैं चरण मंदिर के बारे में। चरण मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ पर द्वापर समय के भगवान श्री कृष्ण और गायों के चमत्कारिक चरण चिन्हों के दर्शन हैं। श्री चरण मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। किंवदंती के अनुसार महाराजा मानसिंह प्रथम को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर अंबिका वन और चरण चिन्ह होने का स्थान बताया और मंदिर बनाने के लिए कहा। राजा मानसिंह ने सेवकों से इस स्थान की खोज करवाई। ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और गायों के चरण चिन्ह हैं। ये चरण चिन्ह चमत्कारी हैं। इसके दर्शनों से सुख संपन्नता और मनोकामना की पूर्ति होती है और सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। राजा मानसिंह प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण के बाद इसे पुरोहित जी को भेंट में दिया था। उस समय राजा प्रतिदिन दर्शन करने आते थे और सेवा भोग का खर्चा भी स्वयं ही उठाते थे। उस समय से आज तक पुरोहित परिवार पीढ़ियों से इस बियावान जंगल में रहकर भगवान की सेवा पूजा करता आ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर भगवान के चरण चिन्हों के दर्शनों के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसादी का आयोजन करते हैं। परिसर में पानी की 3 बावड़ियां भी बनी हुई हैं, जिनमें प्राचीन काल में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता था। उसी पानी को पीने के लिए और निर्माण कार्य के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। पहली बावड़ी घाटी गेट के पास निर्मित है और बाकी 2 बावड़ियां महल के सामने और माधवेंद्र भवन के सामने हैं। छोटी छोटी नहरों के द्वारा कई किलोमीटर की दूरी से पानी यहाँ पर एकत्रित
यहाँ इस पॉइंट पर दर्शकों के लिए खाने पीने की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता बख्शी जन टीवी के खास कार्यक्रम हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ले चलेंगे देश के हर एक उस कोने में जहाँ से हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति झलकती है। तो दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं राजस्थान प्रदेश के गुलाबी नगर में। जी हाँ, गुलाबी नगरी के नाम की तरह ही यहाँ की सभ्यता और संस्कृति भी रंगीन है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाबी नगरी के नाहरगढ़ किले की। दर्शकों, अब हम आ पहुंचे हैं नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जिसे माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है। तो आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं नाहरगढ़ किले से। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। यहाँ के बारे में कहा जाता था कि कोई नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटका करती थी, जो किले के निर्माण में व्यवधान भी उत्पन्न किया करती थी। अतः तांत्रिकों से सलाह ली गई और उस किले को उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ नाम रखने से वो प्रेतात्मा दूर हो गई। अठारहवीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के द्वारा भी किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया गया था। नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह के 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए गए थे, जो बहुत ही सुंदर हैं।
नाम निम्न प्रकार हैं: चंद्र प्रकाश, सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, रतन प्रकाश एवं ललित प्रकाश। प्रत्येक निवास स्थान 2 मंजिला है, जिसमें राज परिवार के आवश्यकता अनुसार लॉबी, शयन कक्ष, भंडार कक्ष और रसोई कक्ष हैं। माधवेंद्र भवन वास्तुकला के भारतीय और पाश्चात्य शैली के मेल का एक बेहद सुंदर नमूना है। को महल परिसर की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है नाहरगढ़ किले के पर्यवेक्षक सुनील सांखला जी। तो आइए इनसे जानते हैं महल के बारे में। तो सुनील सांखला जी, हमारे दर्शकों को बताइए इस महल का निर्माण क्यों करवाया गया और क्या खासियत है इसकी। सर्वप्रथम आप सभी का नाहरगढ़ दुर्ग में स्वागत है। लगभग 7 किलोमीटर परिधि में विस्तृत नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य सवाई जयसिंह जी द्वितीय द्वारा सन 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। तत्पश्चात सवाई राम सिंह जी द्वितीय व सवाई माधो सिंह जी द्वितीय द्वारा निर्माण कार्य कराया गया। नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित माधवेंद्र भवन का निर्माण कार्य सवाई श्री माधो सिंह द्वितीय द्वारा सन 1880 से 1922 के मध्य में उनके शासनकाल में किया गया, जो कि उनकी 9 रानियों के लिए कराया गया। इस महल को फ्रेस्को पेंटिंग द्वारा सजाया गया है, जो कि प्राकृतिक रंगों से तैयार किया गया था। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आइए अब हम चलते हैं महल के दूसरे परिसर में। दर्शकों, हम आ गए हैं रानियों के पहले अपार्टमेंट में, जिसका नाम चांद प्रकाश है, जो कि रानी के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यहाँ पर बने 9 अपार्टमेंट एक जैसे ही बने हैं, लेकिन सभी अपार्टमेंटों के मुख्य द्वार पर रानियों के नाम लिखे गए हैं। तो आइए जानते हैं इन रानियों के महलों की खासियत। विला 2 मंजिला है। सर्दी के मौसम में निचले भाग में और गर्मी के मौसम में पहली मंजिल में रानियां यहाँ रहा करती थी। सुख सुविधाओं का भी उस समय पूरा ध्यान रखा जाता था। सुंदर सुंदर आकृतियां और कलाकृतियों से सजा ये महल अपने आप में एक जीता जागता कला का बेहद सुंदर नमूना है। ग्रीष्मकाल में खसखस की टाटियों का उपयोग कर महल को ठंडा रखा जाता था। उस समय पर भी वहां पर रानियों के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी।
लॉक एंड ओपन। रसोई घर के बिल्कुल सामने आप ये देखेंगे, ये कमरा भंडारगृह के काम आता था और यहाँ पे वर्ष भर की भंडार की खाद्य सामग्री यहाँ रखी जाती थी। और आप इसमें देखेंगे ये हुक्स लगे हुए हैं, ये हुक्स सभी तरफ लगे हुए हैं कमरे के अंदर, बाहर की दीवारों में। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय यहाँ पे ऑयल लैंप्स हैंग किया करते थे। यहाँ हुआ करता था। तो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं पहले अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर, जो कि रानियों का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। तो आइए जानते हैं इनके ग्रीष्मकालीन निवास। महलों में रहने का आनंद कुछ और ही हुआ करता था। पहली मंजिल पर रानियों के महलों से जुड़ा एक गलियारा है, जो कि 9 महलों से जुड़ा हुआ है। पहली मंजिल में 2 कक्ष स्थित हैं। पहले 2 कमरों में दासियां निवास करती थी और बीच के कक्ष में रानी। उनके लिए खूंटियों से बंधा एक बहुत बड़ा पर्दा होता था, जिसे दासियां हिलाकर रानियों को हवा किया करती थी। यह है चांद प्रकाश का फर्स्ट फ्लोर, जो कि समर सीजन में काम में लिया जाता था। समर सीजन में रानी यहाँ रहती थी। आप देखेंगे यहाँ ये हुक्स लगे हुए हैं। इन हुक्स पर खसखस की टाटियाँ लगाई जाती थी और सर्वेंट्स उन टाटियों पे पानी फेंका करते थे, जिससे कि ठंडी हवा उस बेडरूम के अंदर जा सके। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक रंगों से इन कक्षों को सजाया गया था। रसोई कक्ष में भी 2 चिमनियों द्वारा वातावरण को सही रखा जाता था। यहाँ की सुंदर कला, कारीगरी, रंग और निर्माण अपने आप में आकर्षण का केंद्र है।